सोमनाथ विरासत के 75 साल, प्रधानमंत्री ने लिखा आलेख, कहा विकास भी विरासत भी का जीवंत उदाहरण, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी मिल रहा बल। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली की जगह अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली करेगा लागू। रेल मंत्री ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के दिए निर्देश। झारखंड में आयकर विभाग ने 12,000 जबकि बिहार में 8,000 करोड़ रुपए का किया कर संग्रह। महेंद्र सिंह धोनी बने सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता। और 220 केवी दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन का पहला फेज चालू, राज्य को मिलेगी बड़ी ऊर्जा राहत। निर्बाध रूप से हो सकेगी 450 मेगावाट तक बिजली आपूर्ति। नमस्कार, खबरें झारखंड में आपका स्वागत है। मैं हूं आसिया नाजली और अब समाचारों पर नजर डालते हैं विस्तार से। सोमनाथ विरासत के 75 साल के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आलेख लिखा है। उन्होंने अपने आलेख में कहा कि सोमनाथ भारत की अजेय सभ्यता का प्रतीक है और यह विकास भी विरासत भी का जीवंत उदाहरण है। इस अवसर पर अपने ब्लॉग में प्रधानमंत्री ने लिखा है कि सोमनाथ केवल एक मंदिर नहीं बल्कि हमारी सभ्यता का अटूट संकल्प है। उन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल के उस ऐतिहासिक संकल्प को याद किया जब उन्होंने 1947 में सोमनाथ के पुनर्निर्माण का आह्वान किया था। पीएम मोदी ने लिखा है कि 11 मई 1951 को भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने मंदिर का लोकार्पण किया था। उन्होंने विकास भी विरासत भी के मंत्र का उल्लेख करते हुए कहा कि सोमनाथ से काशी और केदारनाथ से अयोध्या तक आध्यात्मिक केंद्रों को आधुनिक सुविधाओं से जोड़ा गया है। प्रधानमंत्री ने यह भी घोषणा की है कि बलिदानियों की स्मृति में अगले 1000 दिनों तक विशेष पूजा आयोजित की जाएगी। उन्होंने सभी देशवासियों से इस पावन अवसर पर सोमनाथ धाम की यात्रा का आह्वान किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 मई को सोमनाथ जाएंगे और अपने लेख में उन्होंने कई बड़ी बातों का जिक्र किया है। उन्होंने कहा कि ये सभ्यता का अटूट संकल्प है और साथ ही कहा कि किस तरीके से सोमनाथ की ये जो ऐतिहासिक यात्रा है उसमें पुनर्निर्मित सोमनाथ मंदिर के लोकार्पण की ये 75वीं वर्षगांठ है। और पीएम ने ब्लॉग में लिखकर साझा किए हैं अपने विचार, जहां प्रधानमंत्री ने अपने विचार को साझा करते हुए लिखा कि सोमनाथ केवल मंदिर नहीं, सभ्यता का अटूट संकल्प है। उन्होंने 11 मई 1951 को याद किया जब डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने इसका लोकार्पण किया था, इस मंदिर का लोकार्पण किया था जो सभ्यता का अटूट संकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने याद किया सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऐतिहासिक संकल्प को भी। साथ ही साथ ऐतिहासिक संकल्प को याद करते करते केएम मुंशी ने जो आगे बढ़ाया था पटेल का विजन, उसको भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ब्लॉग में लिखा है। विकास भी विरासत भी मंत्र पर सरकार का जोर हमेशा से रहा है और हमेशा सरकार इस मंत्र को लेकर प्रतिबद्ध रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे भाजपा के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में पार्टी विधायक दल के नेता का चुनाव किया जाएगा। पश्चिम बंगाल भाजपा सरकार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर आयोजित किया जाएगा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज और कल पश्चिम बंगाल के दौरे पर रहेंगे और इस दौरान वह भारतीय जनता पार्टी के नवनिर्वाचित विधायकों के साथ बैठक करेंगे। बैठक के दौरान पार्टी के विधायक दल के नेता का चयन किया जाएगा। आपको बता दें कि शनिवार को राज्य में शपथ ग्रहण समारोह होना है और अमित शाह आरएसएस के नेताओं के साथ भी अहम बैठक करेंगे। राज्य में हाल ही में संपन्न हुए चुनावों में भाजपा को मिली शानदार सफलता के बाद ये दौरा राजनीतिक रूप से काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। अमित शाह आज दोपहर विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर पहुंचेंगे। बैठक में विधायक दल की भूमिका, सरकार के कामकाज और मंत्रिमंडल के स्वरूप पर भी चर्चा होने की संभावना है और इसके बाद भी कई अहम बैठकें होंगी जिनमें पार्टी संगठन को मजबूत करने और आगामी राजनीतिक समीकरणों पर विचार विमर्श किया जाएगा। अमित शाह कल कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में रविंद्र जयंती के अवसर पर नवनिर्वाचित भाजपा सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में भी शामिल होंगे।
रेल मंत्रालय ने कहा है कि रेलगाड़ियों को उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली में बदलने की प्रक्रिया अगस्त में शुरू हो जाएगी। नई दिल्ली में समीक्षा बैठक में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि रेलगाड़ियों को 40 वर्ष पुरानी आरक्षण प्रणाली से नई प्रणाली में बदलने के दौरान यात्रियों को किसी प्रकार की भी असुविधा नहीं होनी चाहिए। स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी ने कल जामताड़ा अंतर्गत नारायणपुर सिलवड़वाहा में लिफ्ट इरिगेशन योजना का शिलान्यास किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि नदी नीचे और गांव ऊपर होने के कारण किसानों को पानी नहीं मिल पाता था, जिससे उन्हें भारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था और कई बार खेती से भी वंचित रहना पड़ता था। अब यह योजना यहां के लिए वरदान साबित होगी और लगभग 10,000 किसानों को सीधा लाभ मिलेगा। घर घर तक पानी पहुंचेगा, जिससे खेती को नई दिशा मिलेगी। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने धनबाद के कुख्यात अपराधी प्रिंस खान द्वारा विदेश से जारी कथित वीडियो को लेकर राज्य सरकार पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा कि इस वीडियो ने राज्य की कानून व्यवस्था और प्रशासनिक विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। श्री मरांडी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो का संपादित हिस्सा साझा करते हुए कहा कि वीडियो में धनबाद के वरीय पुलिस अधीक्षक पर बेहद गंभीर आरोप लगाए गए हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पूरे मामले की उच्च स्तरीय और निष्पक्ष जांच कराने की मांग की है। सर्वोच्च न्यायालय ने झारखंड के पारा शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए राज्य सरकार को सहायक शिक्षक और सहायक आचार्य के 50% आरक्षित पदों पर केवल पारा शिक्षकों से आवेदन लेकर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने सरकार को 10 सप्ताह में नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने और हर शैक्षणिक सत्र में आरक्षित पदों पर नियमित भर्ती प्रक्रिया चलाने का आदेश दिया है। साथ ही रिक्तियों की पहचान, विज्ञापन जारी करने और नियुक्ति पत्र देने के लिए भी समय सीमा तय की गई है। आयकर विभाग को वित्तीय वर्ष 2025-26 में झारखंड और बिहार प्रक्षेत्र से 20,000 करोड़ रुपए राजस्व प्राप्ति हुई है, जिसमें झारखंड का योगदान 12,000 करोड़ और बिहार का 8,000 करोड़ रुपए है। झारखंड और बिहार प्रक्षेत्र में एक बार फिर भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी सबसे बड़े टैक्स पेयर के रूप में सामने आए हैं। यह जानकारी प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डी सुधाकर राव ने रांची में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। उन्होंने कहा कि विभाग ने टैक्स चोरी करने वाले 12 बड़े व्यापारिक समूहों पर छापेमारी करने के अलावा 90 से अधिक मामलों में कार्रवाई की है। उन्होंने 5 करोड़ पैन कार्ड धारकों में सिर्फ 40 लाख कार्ड धारकों द्वारा ही रिटर्न दाखिल करने पर चिंता व्यक्त की। Collection as target, so I am very sure that my officers will be able to collect the entire taxes, that is 12,000 at least from Jharkhand state. You know very well, most of the taxes, 25 top taxpayers are PSUs, central and state PSUs, from which we are getting 80% of the total tax target. It means only 20% the balance are from the private people and salaried employees, whereas 80% is from central and state PSUs. चाहे क्रिकेट का मैदान हो या टैक्स भुगतान, कैप्टन कूल महेंद्र सिंह धोनी हर जगह नंबर 1 साबित हो रहे हैं। अपनी शानदार कप्तानी और शांत अंदाज से करोड़ों दिलों पर राज करने वाले धोनी एक बार फिर झारखंड और बिहार के सबसे बड़े व्यक्तिगत आयकरदाता बने हैं। यह जानकारी बिहार झारखंड के प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त डॉक्टर डी सुधाकर राव ने रांची में दी। उन्होंने बताया कि महेंद्र सिंह धोनी समय पर और बड़े पैमाने पर टैक्स चुकाने वालों में सबसे आगे हैं। हालांकि विभाग ने उनके टैक्स की कुल राशि का खुलासा नहीं किया। रांची विश्वविद्यालय छात्र संघ का चुनाव नहीं होने से छात्र संगठनों में काफी रोष देखा जा रहा है। इस बीच विश्वविद्यालय प्रबंधन ने कहा है कि संस्थान में पहली प्राथमिकता सेशन को नियमित करने की है, उसके बाद जल्द छात्र संघ चुनाव भी कराए जाएंगे। रांची विश्वविद्यालय में लंबित चुनाव पर आजसू छात्र संगठन के ओम वर्मा ने कहा है कि विश्वविद्यालय प्रबंधन को प्राथमिकता के आधार पर चुनाव कराना चाहिए।
उन्होंने कहा कि चुनाव नहीं होने से छात्रों की कई समस्याओं का समाधान नहीं हो पा रहा है। कि प्राथमिकता होनी चाहिए कि सेशन समय पे हो, रिजल्ट सही समय पे दिया जाए, परीक्षाएं सही समय पर। इसके अलावा प्राथमिकता में सभी विश्वविद्यालय प्रशासन को जो छात्र संघ का चुनाव लंबित है 2019 से, वो भी प्राथमिकता में लेकर इन लोगों को चलना चाहिए, क्योंकि छात्र प्रतिनिधि नहीं होने के कारण विश्वविद्यालय प्रशासन अपने मन मुताबिक काम कर रहा है, छात्र हित का ध्यान में नहीं रखते हुए। सीनेट और सिंडिकेट की बैठकों में छात्र प्रतिनिधि नहीं होने के कारण कई तरह के जो विषय है छात्र हित से जुड़ा हुआ है, उनको दरकिनार करने का विश्वविद्यालय प्रशासन काम कर रही है। इस संबंध में कुलपति सरोज शर्मा का कहना है कि विश्वविद्यालय का शैक्षणिक सत्र विलंब से चला है, जिसे नियमित करना हमारी पहली प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि छात्र संघ का चुनाव भी कराया जाएगा। छात्र संघ के चुनाव का जो भी आप कह रहे हैं, मैं उसको एक बार वेरीफाई करूंगी और आगे इसकी प्रक्रिया को बिल्कुल स्वस्थ परंपरा रहेगी और बिल्कुल सुचारू तरीके से हम चुनाव कराएंगे। रांची विश्वविद्यालय में छात्र संघ के चुनाव को लेकर अलग अलग संगठन गोलबंद हो रहे हैं। सभी छात्र संगठन गोलबंद होकर चुनाव के लिए दबाव बनाने की रणनीति बना रहे हैं। रांची से अवधेश कुमार गौतम की रिपोर्ट। रांची पुलिस ने जमीन के नाम पर कई लोगों से करीब 1.5 करोड़ रुपए की ठगी करने के 2 आरोपियों को पकड़ा है। इन पर आरोप है कि इन्होंने खुद को बुंडू के राजा जानकीनाथ राय का वंशज बताकर कई लोगों को जमीन दिखाई और उनसे बड़ी रकम वसूल ली। जानकारी के अनुसार दोनों आरोपी एक चेक बाउंस मामले में सिविल कोर्ट पहुंचे थे। इस दौरान ठगी के शिकार लोगों को उनकी मौजूदगी की सूचना मिली और उन्होंने कोर्ट परिसर के बाहर ही दोनों को पकड़ लिया। लोगों ने आरोपियों से अपने पैसे वापस करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। मामला बढ़ता देख कोतवाली थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों आरोपियों को अपने साथ थाने ले गई। रांची के रातू थाना क्षेत्र में सड़क विवाद के बाद मारपीट और लाइसेंसी राइफल छीनने के मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 24 घंटे के भीतर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर गठित विशेष छापामारी दल ने रातू थाना क्षेत्र के मुरचू गांव समेत विभिन्न स्थानों पर छापेमारी कर सभी 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। ग्रामीण एसपी गौरव गोस्वामी ने कहा कि पुलिस ने छीनी गई लाइसेंसी राइफल और घटना में प्रयुक्त पिकअप वैन भी बरामद कर लिया है। मामले में आगे की कार्रवाई जारी है। बहुत सारी तकनीकी साक्ष्य एवं भौतिक चीज़ों का सत्यापन करते हुए कुछ व्यक्तियों का नाम सामने आया, जिनके नाम इस प्रकार थे। एक का नाम है सतीश उरांव, सुखनाथ गोप, दुसावा उरांव, रंजीत गोप, सोमरा उरांव, विपिन उरांव, बबलू अहीर। झारखंड को बिजली आपूर्ति के क्षेत्र में बड़ी राहत मिली है। दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन के एक सर्किट का चार्जिंग कार्य सफलतापूर्वक पूरा होने के बाद अब JUSNL लगभग 450 मेगावाट तक अतिरिक्त बिजली प्राप्त कर सकेगा। इस परियोजना से दुमका, साहिबगंज, पाकुड़, देवघर, गिरिडीह, धनबाद और बोकारो सहित कई जिलों में बिजली आपूर्ति व्यवस्था मजबूत होगी और लोड शेडिंग से राहत मिलने की उम्मीद है। जमशेदपुर पुलिस ने महिला से चेन की छिनतई करने वाले 2 अपराधियों सहित ज्वेलरी दुकानदार को गिरफ्तार किया है। साथ ही छीनी गई सोने की चेन को गलाकर बनाई गई अंगूठियां, स्कूटी और नगद राशि बरामद की गई। बीते 2 मई को कदमा थाना क्षेत्र के अनिल सुरपत पर स्कूटी सवार 2 अपराधियों ने महिला के गले से चेन छीना और फरार हो गए थे। सिटी एसपी ललित मीणा ने कहा कि वरीय पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर स्थानीय पुलिस ने टाटा वर्कर्स यूनियन हाई स्कूल कदमा के पास से 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनकी स्वीकारोक्ति के बाद ही ज्वेलरी दुकानदार को गिरफ्तार किया गया है। को पकड़ने का कार्य किया है और जब उन लोगों से, उनका नाम है प्रकाश और प्रीतम, तो प्रकाश और प्रीतम से जब पूछताछ की गई तो उनके द्वारा बताया गया कि जो चैन की छिनतई उन्होंने की थी तो वो कहाँ है, उसके बारे में पूछताछ की गई। तो उन्होंने एक व्यक्ति का नाम बताया जिसका नाम है निखिल सोनी, उसकी सुनार की दुकान है, वो सोने का कार्य करता है। तो सोने की चेन उसी को दी गई थी और उसने सोने की चेन को पिघलाकर कुछ अन्य अंगूठी और इस टाइप की चीज़ें बनाई। तो जब उनसे रिकवरी में हमको 2-3 चीज़ें प्राप्त हुई, जिसमें एक एक्टिवा जिसका उन्होंने इस्तेमाल किया था वो हमें प्राप्त हुई है। 15,000 रुपये कैश प्राप्त हुए हैं और जो 3 सोने की अंगूठी जो सोना पिघलाकर बनाई गई थी वो भी हमें बरामद हुई है।
हावड़ा हटिया क्रिया योगा एक्सप्रेस में आरपीएफ स्क्वाड टीम ने 2 व्यक्तियों को हथियार के साथ गिरफ्तार किया। दरअसल दोनों व्यक्ति ट्रेन के सामान्य कोच में पिस्तौल लहराकर यात्रियों को धमका रहे थे। इसी दौरान टीम ने इन्हें गिरफ्तार किया और तलाशी के बाद इनके पास से एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया। पूरा लोड है उसके पास। खूंटी और मुरहू थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए गुप्त सूचना के आधार पर लगभग 2 लाख मूल्य का डोडा बरामद किया है। खूंटी अंचल और मुरहू थाना पुलिस टीम ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए 4 पहिया वाहन में लदे कुल 7 प्लास्टिक बोरियों में 131 किलोग्राम अफीम का डोडा मुरहू के चमराटोली मैदान के पास से बरामद किया। और चलिए अब कुछ खबरें देख लेते हैं राज्य के विभिन्न जिलों से फटाफट अंदाज में। देवघर परिसदन में झारखंड विधानसभा की प्राक्कलन समिति ने विभिन्न विभागों की योजनाओं और परियोजनाओं की समीक्षा की। समिति ने लंबित कार्यों को तय समय में पूरा करने, योजनाओं में पारदर्शिता और गुणवत्ता सुनिश्चित करने और नियमित मॉनिटरिंग के निर्देश दिए। रांची में एफजेसीसीआई और आईआई की संयुक्त बैठक में झारखंड बिल्डिंग रेगुलराइजेशन स्कीम 2026 पर चर्चा हुई। बैठक में एसओपी जारी करने, ऑनलाइन पोर्टल जल्द सक्रिय करने और 60 दिनों की ग्रेस पीरियड पोर्टल शुरू करने की तिथि से लागू करने की मांग उठी। धनबाद में डीडीसी सनीराज ने लघु सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा करते हुए अधिकारियों को सभी विकास कार्य तय समय सीमा में गुणवत्ता और पारदर्शिता के साथ पूरा करने का निर्देश दिया। बैठक में डीएमएफटी और राज्य सरकार की योजनाओं की प्रगति पर भी चर्चा हुई। धनबाद में आईआईटी, आईएसएम और बीसीसीएल के संयुक्त पायलट प्रोजेक्ट का उद्घाटन हुआ, जिसमें डीडीसी सनीराज ने कहा कि डिजिटल स्किल्स अब हर क्षेत्र में सफलता के लिए जरूरी है। प्रोजेक्ट के तहत 1000 छात्रों को डिजिटल और स्किल बेस्ड ट्रेनिंग दी जाएगी। हजारीबाग के विभिन्न प्रखंडों में ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता एवं पोषण दिवस के तहत गर्भवती महिलाओं, बच्चों और किशोरियों को व्यापक स्वास्थ्य सेवाएं दी गयी। जांच, टीकाकरण, पोषण परामर्श और दवा वितरण के माध्यम से मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सुधार पर जोर दिया गया। हजारीबाग जिले में पोषण पुनर्वास केंद्रों के माध्यम से कुपोषित बच्चों के उपचार और देखभाल का कार्य जारी है। चारों केंद्रों में अधिकांश बेड भरे हैं, जहां बच्चों को 15-20 दिनों तक पोषण युक्त आहार, दवाएं और निःशुल्क इलाज दिया जा रहा है। साथ ही माताओं को भी सहायता और परामर्श उपलब्ध कराया जा रहा है। हजारीबाग में उपायुक्त हेमंत सती की अध्यक्षता में हुई बैठक में राजस्व, भू अर्जन, एनएचएआई, कोल कंपनियों और एनटीपीसी से जुड़े कार्यों की समीक्षा की गई। डीसी ने लंबित म्यूटेशन, मुआवजा भुगतान और परियोजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा करने का सख्त निर्देश दिया। सिमडेगा जिले की 2 बेटियां संदीपा कुमारी और पुष्पा माझी अब भारत के लिए हॉकी खेलेंगी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने इस कामयाबी पर दोनों खिलाड़ियों को बधाई और शुभकामना दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में उन्होंने लिखा कि झारखंड की बेटियां बेमिसाल हैं। संदीपा और पुष्पा का चयन ऑस्ट्रेलिया में हाई इंटेंसिटी सीरीज के लिए अंडर 18 भारतीय महिला हॉकी टीम में हुआ है। संदीपा कुमारी और पुष्पा माझी को पहली बार भारतीय टीम के लिए चुना गया है। और अब खेल की खबरों को जानते हैं फटाफट अंदाज में। भारत का तीरंदाजी विश्व कप के दूसरे चरण में शानदार प्रदर्शन रहा। महिला रिकर्व टीम ने रिकॉर्ड 10 बार की ओलंपिक चैंपियन दक्षिण कोरिया को हराकर फाइनल में स्थान बना लिया है। महिला टीम की सदस्यों दीपिका कुमारी, अंकित भकत और कुमकुम मोहोत ने सेमीफाइनल में कोरिया को 5-1 से मात दी। अब उनका सामना स्वर्ण पदक के मुकाबले में रविवार को चीन से होगा। पुरुष रिकर्व टीम में तरुणदीप राय, धीरज बोम्मा देवरा और यशदीप भोगे थे, जिन्होंने बांग्लादेश को 6-2 से मात दी। और अब मौसम का हाल। राज्य के कई इलाकों में 13 मई तक बारिश की संभावना है। पिछले 24 घंटे के दौरान डाल्टनगंज में अधिकतम तापमान 37.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जबकि रांची के नजदीक कांके में न्यूनतम तापमान 15.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। मौसम का कैसा रहेगा मिजाज, बता रहे हैं हमारे सहयोगी।
राज्य के कई हिस्सों में तेज हवाओं, मेघ गर्जन के बीच बारिश होने की संभावना जताते हुए मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं मौसम विभाग के अनुसार अगले 13 मई तक उत्तर पश्चिमी इलाकों को छोड़ करके राज्य के कई क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना जताई गई है। इस दौरान आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रहेंगे। हालांकि इस दौरान अधिकतम तापमान में कोई बड़ी परिवर्तन देखने को नहीं मिलेगी और लोगों को फिलहाल गर्मी से थोड़ी राहत मिलती रहेगी। मैं रविकांत कुमार, सहयोगी विकास कुमार के साथ, दूरदर्शन समाचार, रांची। रुद्राक्ष को सनातन धर्म में साक्षात महादेव का अंश माना जाता है। इसका उल्लेख कई पुराणों में मिलता है। चलिए जानते हैं इसकी महत्ता के बारे में। सनातन धर्म में एक ऐसा बीज है जिसे साक्षात महादेव का अंश माना जाता है। कोई इसे शिव के आंसू कहता है तो कोई इसे ब्रह्मांड की अनंत ऊर्जा का स्रोत। लेकिन क्या रुद्राक्ष सिर्फ एक धार्मिक प्रतीक है? क्या इसके पीछे कोई गहरा विज्ञान भी छिपा है? शिव पुराण के विद्येश्वर संहिता में उल्लेख है, हजारों वर्षों के कठोर तप के बाद जब महादेव ने नेत्र खोले तो करुणा के वशीभूत हो उनकी आंखों से आंसुओं की कुछ बूंदें धरती पर गिरी। उन्हीं बूंदों से रुद्राक्ष के वृक्ष की उत्पत्ति हुई। इसे शक्ति का पुंज भी कहा जाता है। संतों का मानना है कि रुद्राक्ष पहनने वाला व्यक्ति ब्रह्मांडीय ऊर्जा से सीधा जुड़ जाता है। रुद्राक्ष का वर्णन पद्म पुराण, स्कंद पुराण समेत कई अन्य ग्रंथों में मिलता है। रुद्राक्ष की महिमा पर शिव पुराण में लिखा है, रुद्रस्याक्षीति रुद्राक्षम तस्योत्पत्तिर्मया श्रुता, शिवस्य नयनाभ्याम तु पतिताः अश्रुबिंदवः। रुद्र और अक्ष के मेल से रुद्राक्ष बना है। मैंने सुना है कि भगवान शिव के नेत्रों से जो अश्रु बिंदु गिरे उन्हीं से रुद्राक्ष की उत्पत्ति हुई है। वस्तुतः रुद्राक्ष के कई प्रकार हैं। एक मुखी से लेकर 21 मुखी तक। हर मुख की अपनी एक अलग महत्ता है। एक मुखी साक्षात शिव है तो 5 मुखी कालाग्नि रुद्र। पंचवक्त्रः स्वयं रुद्रः कालाग्निरिति नामतः, अगम्यागमनं चैव ह्यभक्षस्य च भक्षणं, मुच्यते सर्वपापेभ्यः पंचवक्त्रस्य धारणात्। अर्थात 5 मुख वाला रुद्राक्ष स्वयं कालाग्नि नामक रुद्र का स्वरूप है। इसे धारण करने से अभक्ष भक्षण और अन्य गंभीर पापों से मुक्ति मिलती है और मन शुद्ध होता है। रुद्राक्ष धारण करने से केवल एकाग्रता ही नहीं बढ़ती, बल्कि इसे पहनने वाले के चारों ओर एक सुरक्षा कवच का भी निर्माण होता है जो नकारात्मक शक्तियों को दूर रखता है। रुद्राक्ष धर्म और विज्ञान का वह अनूठा संगम है जो तन और मन दोनों को स्वस्थ रखने की क्षमता रखता है। यह केवल एक माला नहीं बल्कि आधुनिक जीवन के तनाव का प्राचीन समाधान है। रुद्राक्ष में एक खास डाई इलेक्ट्रिक गुण होता है। यह हमारे शरीर के विद्युत संकेतों को स्थिर करता है। जब आप तनाव में होते हैं तो आपका हृदय अनियंत्रित तरंगे पैदा करता है। रुद्राक्ष इन तरंगों को फिल्टर कर हृदय को शांत करता है। रुद्राक्ष के सूक्ष्म कांटे जब शरीर के एक्यूप्रेशर बिंदुओं को छूते हैं तो यह नसों के ब्लॉकेज को कम करने में मदद करता है। रुद्राक्ष केवल अंधविश्वास नहीं बल्कि एक उन्नत तकनीक है जो हमारे पूर्वजों ने हमें सौंपी थी। यह आस्था का कवच भी है और विज्ञान का वरदान भी। अगर आप भी तनावपूर्ण जीवन से मुक्ति और मानसिक स्पष्टता चाहते हैं तो महादेव का यह अक्ष आपके जीवन की दिशा बदल सकता है। नारायण दत्त मिश्र के साथ गिरीश मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। हर दिन अपने आप में खास होता है, लेकिन इतिहास के पन्नों में देखें तो आज का दिन क्यों खास है, देखिए इस रिपोर्ट में। 8 मई साल 1899 को महान क्रांतिकारी वासुदेव चापेकर शहीद हुए। वासुदेव चापेकर भारतीय इतिहास में प्रसिद्ध चापेकर बंधुओं में से एक थे। इनके 2 और भाई थे, बालकृष्ण चापेकर और दामोदर हरि चापेकर।
इन तीनों भाइयों ने मातृभूमि को आजाद कराने के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित किया। ये तीनों भाई इतिहास में संयुक्त रूप से चापेकर बंधु नाम से प्रसिद्ध हुए। वासुदेव चापेकर ने अपने भाइयों के साथ मिलकर राजनीति और क्रांतिकारी गतिविधियों में सक्रिय रूप से भाग लिया। तीनों भाइयों को आजादी की लड़ाई में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए ब्रिटिश हुकूमत ने फांसी की सजा दी। 8 मई साल 1948 से दुनिया भर में विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाने की शुरुआत हुई। आज ही के दिन रेड क्रॉस के संस्थापक हेनरी डुनो का जन्म हुआ था। इसे रेड क्रिसेंट डे के रूप में भी जाना जाता है। साल 1859 में फ्रांस और ऑस्ट्रिया के बीच हुए सोल्फेरिनो युद्ध में जब हेनरी डुनो ने युद्ध स्थल का दौरा किया तो वहां हुए भयानक रक्तपात को देखकर उनका हृदय विचलित हो उठा, जिसके बाद उन्होंने रेड क्रॉस नामक संगठन की स्थापना की। इसका उद्देश्य मानव जीवन की रक्षा करना और किसी भी युद्ध और कठिनाइयों में लोगों की सहायता करना है। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक गंभीर स्वास्थ्य समस्या है जो धीरे धीरे किडनी की कार्यक्षमता को प्रभावित करती है। योग और आयुर्वेदिक उपायों की मदद से किडनी को कैसे स्वस्थ रखा जा सकता है और इस बीमारी के जोखिम को कैसे कम किया जा सकता है, देखिए इस रिपोर्ट में। क्रॉनिक किडनी डिजीज एक गंभीर अवस्था है। जब किडनी धीरे धीरे अपनी कार्यक्षमता खोने लगती है तो इस स्थिति को CKD यानी क्रॉनिक किडनी डिजीज कहा जाता है। क्रॉनिक किडनी डिजीज लंबे समय तक चलने वाली बीमारी है। बीमारी की शुरुआती अवस्था में इसके कोई लक्षण नहीं होते, इसलिए रोग का पता नहीं चल पाता। किडनी डिजीज से प्रभावित होने पर आमतौर पर व्यक्ति में थकान महसूस होना, पैरों व टखनों में सूजन, बार बार पेशाब आना, भूख कम लगना और मितली या उल्टी जैसा लगना, इस प्रकार के लक्षण हो सकते हैं। डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, धूम्रपान करना और अनियंत्रित जीवन शैली के कारण गुर्दे प्रभावित हो सकते हैं। सरल प्राकृतिक उपाय क्रॉनिक किडनी डिजीज के खतरे को कम करने में उपयोगी है। आज जानते हैं कुछ आसनास क्रॉनिक किडनी डिजीज मैनेज करने के लिए। मंडूकासन, नीलिंग पोस्चर में आ जाइए। फिर यहाँ से आपका नीज एक साथ में टोज टच करना है आपको और आपके हील्स को दूर करके उसके बीच में बैठ जाना है वज्रासन में। फिर यहाँ से आपके हाथों की मुट्ठी बनानी है और एक साथ कुछ इस तरह से रखना है आपके नाभि के पास। ओके, फिर सांस लेते हुए जोर से सांस लेंगे, फिर सांस छोड़ते हुए एक्सहेल करते हुए आगे फोल्ड फॉरवर्ड करेंगे। फिर धीरे से सांस लेते हुए ऊपर आ जाएंगे। फिर इसी तरह 2-3 बार दोहराएंगे। नौकासन, सीधे बैठेंगे दंडासन में और आपकी बैक सीधी रखते हुए इनहेल करते हुए दोनों पैर को ऊपर उठा लेंगे, नी सीधा रख के, बैक स्ट्रेट, आपकी चेस्ट ओपन होगी एंड दोनों हाथ सीधा। आपके कोर को एंगेज करेंगे। इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे और धीरे से रिलीज। अगर ये मुश्किल है तो नीज बेंड करके भी कर सकते हैं। अगेन धीरे से पैर ऊपर लेंगे, बैक स्ट्रेट रखते हुए, यहाँ नीज बेंड कर लेंगे। यहाँ भी आपके कोर को एंगेज रखना है और हाथों को इस तरह से सीधा। इस स्थिति में कुछ देर होल्ड करेंगे एंड फिर रिलीज करें। इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते एक बार फिर से नजर डालेंगे अब तक की सुर्खियों पर। सोमनाथ विरासत के 75 साल, प्रधानमंत्री ने लिखा आलेख, कहा विकास भी विरासत भी का जीवंत उदाहरण, एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना को भी मिल रहा बल। रेलवे 40 वर्ष पुरानी प्रणाली की जगह अगस्त से उन्नत यात्री आरक्षण प्रणाली करेगा लागू। रेल मंत्री ने समीक्षा के दौरान अधिकारियों को उन्नयन को सुचारू बनाने के दिए निर्देश। झारखंड में आयकर विभाग ने 12,000 जबकि बिहार में 8,000 करोड़ रुपए का किया कर संग्रह। महेंद्र सिंह धोनी बने सबसे बड़े व्यक्तिगत करदाता।
और 220 केवी दुमका गोविंदपुर ट्रांसमिशन लाइन का पहला फेज चालू। राज्य को मिलेगी बड़ी ऊर्जा राहत। निर्बाध रूप से हो सकेगी 450 मेगावाट तक बिजली आपूर्ति।